अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर दी गई है। एक तरफ से टीटीपी पाकिस्तान को धमकी दे रही है और अपनी ऑपरेशन स्टार्ट करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ क्वेटा में, किला अब्दुल्ला में, जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहां पे धमाके शुरू हो गए और वो धमाके सिर्फ सादा धमाके नहीं है। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कहां से हैंडल हो रहे हैं और कहां पे उनकी खबरें सबसे पहले पहुंच जाती है। इनफैक्ट तो उन्हें तो धमाका शायद होने से पहले भी पता होता है कि धमाका कहां होने जा रहा है। ये स्टोरी भी आज हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी स्टोरी नंबर 2 होगी। अभी स्टोरी नंबर 1 हमारी जो चल रही है वो सीधी सीधी ये है कि पाकिस्तान पे ये जंग किसने मुसल्लत की है और अब पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देने जा रहा है। डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत हो चुकी है। अब भी अगर हम इसको रियलाइज नहीं करते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई रियलाइजेशन का फायदा होगा। आप देख लो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सूरत हाल है और साथ बलूचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। बलूचिस्तान के अंदर एक ट्रेन सिर्फ अगवा नहीं हुई, उससे पहले मुसलसल हमले होते रहे और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोजाना की बुनियाद पर हमले हो रहे हैं। रोज वहाँ से लाशें उठ रही हैं और जो हमारे आर्म फोर्सेज के जवान हैं उनकी शहादतें हो रही हैं। और इसके साथ साथ एक खौफ पाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आप अगर किसी साइड पर किसी सरकारी बिल्डिंग की तरफ चले जाएँ तो ऐसा लगेगा कि बिल्डिंग के ऊपर वहाँ पे बाकायदा पहरे हैं और साथ साथ वहाँ पे जो विजिलेंस है या जो तलाशियां आपकी होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे हमला होने वाला है। तो एक आपको खौफ और हरास हर सरकारी बिल्डिंग के साथ भी आपको नजर आता है। फिर रमज़ान है और आने वाले दिनों में ज़ाहिर ईद के फंक्शंस होने शुरू हो जाएंगे और ईद से 10 दिन पहले शॉपिंग शुरू हो जाती है, सारे बाजार भर जाते हैं। तो इस मरतबा मुझे लगता है कि शॉपिंग जब होने लगेगी ईद की तो पहले हाई अलर्ट कर दिया जाएगा कि बाजारों में ना जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि बाजारों के ऊपर भी अटैक शुरू हो जाएंगे और अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए। क्योंकि एक वक्त मैंने देखा है 2007 और 8 में जब बाजारों के अंदर भी हमले होते थे तो पेशावर के अंदर तो रोज हमला होता था जिसमें बहुत सारे लोगों की लाशें उठानी पड़ती थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इस टाइप का एक इंसिडेंट शुरू हो जाए। अब ये जो टीटीपी ने अल खंदक के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका मकसद ये है कि ईद को उसने रंगीन बनाना है या खून आलूदा बनाना है। तो देखिएगा अगले 2-4-5 दिनों के अंदर आपको इसके इफेक्ट्स होते हुए नजर आएंगे। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त और साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर। इस वक्त भी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 2 धमाके वहाँ पे हो चुके हैं। एक बरूरी रोड के ऊपर धमाका हुआ है कोयटा में, किरानी एक जगह है वहाँ पे, और ये जो हमला है एंटी टेररिस्ट फोर्स के ऊपर हुआ है, ATF के ऊपर हुआ है। और इस हमले में एक जो हमारा एहलकार शहीद हो गया, 6 के करीब लोग जख्मी हैं और ये रिमोट कंट्रोल से हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी इस हद तक उनके पास है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए भी अब धमाके शहरों के अंदर उन्होंने करना शुरू कर दिए। फिर अभी ये खबर चली रही थी तो थोड़ी देर बाद दूसरी खबर आ गई कि किला अब्दुल्ला के अंदर लेवी हेडक्वार्टर की जो बैरूनी दीवार है उसके ऊपर भी हमला किया गया और वहाँ पे बाकायदा दस्ती बम फेंका गया और बड़ा खौफनाक धमाका हुआ। लेकिन कैजुअलिटी वहाँ पे अल्लाह ने बड़ा करम किया कि कोई नहीं हुई, लेकिन जो धमाका था उससे वो सारा इलाका लर्ज गया। और ये बेसिकली कोयटा चमन रोड है उसके ऊपर है और जंगल पीर अलजई का इलाका है जिसके वहाँ पे लेवी का हेडक्वार्टर था, उस हेडक्वार्टर के ऊपर दस्ती बम फेंका गया। तो अब आप खुद अंदाज़ा करें कि एक साइड पर ट्रेन की अगवा का था और 3-4 दिन वो सिलसिला चलता रहा और वहाँ से बड़ी मुश्किल से ज़ाहिर पूरी स्टेट ने जोर लगा के ट्रेन अपनी रिकवर की, लोगों को बचाया। और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एकदम ज़्यादा तादाद में धमाके होने शुरू हो गए और वारदातें होनी शुरू हो गई। और जब वहाँ पर हमारी लड़ाई हो रही है तो साथ ही फिर कोयटा में और उसके सबर्ब्स में ये हरकत शुरू हो गई। तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को इंगेज किया जा रहा है, पाकिस्तान की फोर्सेज को इंगेज किया जा रहा है। और ये सिर्फ इंगेजमेंट सिर्फ सरहदों तक होती या दहशतगर्दी की हद तक होती तो फिर भी कोई इशू नहीं था, लेकिन साथ जो मीडिया और सोशल मीडिया की जो सपोर्ट ली जा रही है वो ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक है। जैसे कि एक आदित्य राजकोल नाम का एक जर्नलिस्ट है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, कोई खास उसका कोई प्रोफाइल नहीं है और जहां पे वो क्लेम कर रहा है जिस टाइप का टेलीविजन चैनल्स का उसका भी कोई खास वजूद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रॉ फंडेड है और सिर्फ ये शख्स बलूचिस्तान के ऊपर काम कर रहा है और इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पाकिस्तानियों से पहले आ जाती है। अब हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उनको फॉलो भी किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा देखें कि उसको इन्फॉर्मेशन कौन दे देता है। मसलन ये जो बरूरी रोड के ऊपर जो हमला हुआ है, हमारे पास बाद में इतला पहुंची, उसने 41 मिनट पहले, यानी जो पाकिस्तान के अंदर इतलात आई उससे 41 मिनट पहले उसने इस हमले के बारे में इंफॉर्मेशन लोड कर दी थी और बाकायदा तस्वीरों के साथ वीडियो भी। तो अब उसके पास ये कहां से वीडियोस आ रही हैं और बाकायदा रियल टाइम वीडियोस आ रही हैं। अब जो बरूरी रोड का जो इंसिडेंट था वो हमारे पास उसकी इतला बाद में आई और उसने 41 मिनट पहले उसको अपलोड कर दिया, तो उसकी बाकायदा वीडियो भी उसने लॉन्च कर दी थी। अब वीडियो की रसाई उसके पास कैसे आ रही है, इंफॉर्मेशन उसके पास कहां से आ रही है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है। और जो टीटीपी का अल खंदक उनका प्रोजेक्ट है या ऑपरेशन है उसकी 21 घंटे पहले उसने इंफॉर्मेशन लॉन्च कर दी, पूरी प्रेस रिलीज दे दी उसने और पाकिस्तान में लोगों को बाद में पता चला और उसके पास ये इंफॉर्मेशन पहले से थी। तो ये कहां से है? और फिर उसके बाद जो एक बड़ी मुतनाज़ा किस्म की उसने ट्वीट की जिसकी मुझे समझ नहीं आई कि उसने क्यों ये ट्वीट की। उसने कहा जी देखो, जब ये जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हो रहा था तो उस वक्त लाइव कवरेज के ऊपर पाबंदी थी पाकिस्तान के अंदर और मीडिया को कोई एक्सेस नहीं दी गई, और जब ये ऑपरेशन हो गया तो अब मीडिया को वहां ले जाया जा रहा है और वहां से मीडिया ने रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी है। तो ये उसने कहा जी ये जो ISPR है उसने रोक दिया था, बैन कर दिया था पाकिस्तान के अंदर।
अब ये अजीब सी बात है, क्योंकि जब भी किसी जगह ऑपरेशन होता है तो उसकी लाइव कवरेज नहीं होती। इससे पहले एक लाइव कवरेज हुई थी 2007 में, बल्कि 2008 में, जब ताजमहल होटल के ऊपर हमला हुआ था बंबई के अंदर। तो उस वक्त क्योंकि मीडिया वहां पे था, तो मीडिया जो था वो लाइव कवरेज कर रहा था। तो बाद में जो इंडियन आर्मी है और इंडियन गवर्नमेंट है, उसको ये पता चला कि लाइव कवरेज की वजह से अंदर जो टेररिस्ट है उनको सब पता चल रहा है कि कहां पे क्या हो रहा है, किस साइड से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, कौन कौन सी फोर्सेज वहां पे पहुंची हुई है, किस साइड से वो दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल होना चाह रही है, कहां कहां वो पहुंची हुई है, कहां कहां हॉस्टेजेस जो हैं लटके हुए हैं, किन किन खिड़कियों के ऊपर लटके हुए हैं, किन किन कमरों में छुपे हुए हैं, किन कमरों से फोन करके इतला दी जा रही है कि जी हमें रेस्क्यू करें, हम इस कमरे में हैं। तो उनको जब लाइव कवरेज मिल रही थी तो फिर वहां जाके उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो फिर गवर्नमेंट को बड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि इस लाइव कवरेज की वजह से तो लोग मर रहे हैं और हमारी जो पुलिस फोर्स है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं उस वक्त। तो इमीडिएटली फिर लाइव कवरेज रोकी गई थी। उसके बाद इंडिया के अंदर भी पाबंदी है कि कोई भी इस टाइप का इंसिडेंट होगा, वहां पे जब फोर्सेज जाएंगी तो उसकी कोई लाइव कवरेज नहीं होगी, कोई मीडिया उसे लाइव नहीं दिखाएगा और इसके साथ साथ किसी किस्म की इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं की जाएगी। वो भी सिर्फ टिकर्स की हद तक इंडियन मीडिया भी उसको कवर करता है जो पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में कोई मुल्क इसकी इजाज़त अमेरिका के अंदर है, फिर यूके के अंदर है, फिर यूरोपियन यूनियन के जो मुल्क हैं उनके अंदर है, इवन रशिया के अंदर भी कोई लाइव कवरेज नहीं हो सकती। चाइना के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, बल्कि वहां पे तो जब कवरेज हो जाती है, इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो फिर एक छोटी सी खबर जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होती है कि ये एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उसको कवर कर लिया गया है और अब उसके अंदर कोई और सारा मामला क्लियर है, वो सारा मैस क्लीन कर दिया गया। छोटी सी खबर होती है और वहां पे बल्कि हेडलाइन भी नहीं लग सकती इस टाइप की किसी भी इंसिडेंट। लेकिन आदित्य साहब को तकलीफ यही है ना कि वो जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो रहा था तो वो अपने जिन लोगों की मदद करना चाह रहा था, इंडिया या रॉ, वो कर नहीं पा रहा था, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वहां पे हो क्या रहा है। जब सब के सब ख्वारिज मारे गए तो उसके बाद उन्हें पता चला। मैं एक इंडियन रिपोर्ट देख रहा था, एंकर ने बड़ा एंथुसियास्टिकली सवाल किया, हाँ जी बड़ा नुकसान हो गया, क्या हुआ है जरा बताइए। तो आगे से जो रिपोर्टर वहां पे मौजूद थी उन्होंने जी बड़ा सिंपल सा उन्हें जवाब दिया, उन्होंने कहा जी सारे मारे गए, सारे मारे। ठीक है। तब इशू ये है क्योंकि आदित्य साहब और इनके हैंडलर्स को पता नहीं चल रहा था कि वहां हो क्या रहा, तो तकलीफ ये है, थोड़ी इनकी तकलीफ समझे। वो चाह रहे थे कि लाइव कवरेज की जाए, बल्कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस के जरिए भी पूरी कौम तक पहुंचाई कि वहां पे ये हो रहा है। फिर इसके अलावा कुछ और जर्नलिस्ट जो मेरा ख्याल है कि नीम पुख्ता जर्नलिस्ट जो है ना, उनके जरिए भी इंफॉर्मेशन उन्होंने देने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान के अंदर एक सेंस नहीं फैलाई जाए। फिर जो इस टाइप की नेगेटिव खबरें थी उसको बहुत बम्प अप किया गया सोशल मीडिया के जरिए, बल्कि सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाएगी, फेक न्यूज फैलाएगी, हर शख्स की वाल के ऊपर फेंकी गई इंफॉर्मेशन। आप व्हाट्सएप खोलते थे तो उसके ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती थी, और अगर आप यूट्यूब पर जाते थे तो जो जाफर एक्सप्रेस से रिलेटेड जो नेगेटिव खबरें थी वो सबसे पहले दिखाई जाती थी। तो क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सोशल मीडिया जाहिर है बड़ा स्ट्रांग है उनका और इंटरनेशनली भी बड़े इफेक्टिव है, तो उन्होंने पूरा जोर लगाया कि ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के बारे में वो इस वक्त पूरी दुनिया में फैलाया जाए और पाकिस्तान के अंदर तो जरूर फैलाया जाए ताकि हर आदमी खौफजदा हो जाए कि बलूचिस्तान के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये उन्होंने पूरा किया। इसी तरह ये देखिए कोयटा से रिलेटेड जो खबरें हैं, किला सैफुल्ला से रिलेटेड खबरें, कल जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसकी जो नेगेटिव रिपोर्टिंग है, तो ये वहाँ पूरा एक स्क्वाड बना हुआ है जो रॉ फंडेड है और रॉ पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह फैलाया जाए, अबतरी फैलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि भाई ये जो हो रहा है सब कुछ ये हमारी फेवर में नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ है और हमें यूज़ किया जा रहा है सारे मामले के लिए। मेरा ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आंखें खोल के देख लेना चाहिए कि ये इनके फेवर में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ साथ पाकिस्तान का नुकसान हो जाए और पाकिस्तान के साथ साथ इनका नुकसान भी हो जाए, क्योंकि फ़ायदा किसी में नहीं। अब आपका सवाल वो कि पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, बड़े खौफनाक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, दोनों साइडों से इस्तेमाल हो रहा है। एक जो बलूचिस्तान की साइड है वहाँ से भी इस्तेमाल हो रहा है और साथ साथ ये केपी की साइड जो है वहाँ से भी इस्तेमाल हो रहा है। और इंडियन जो है ज़ाहिर है उनके वहाँ पे रूट्स भी हैं उनकी, और वहाँ $1 बिलियन वो लगाते हैं बलूचिस्तान के इशू पे। फिर अब खैबर पख्तूनख्वा के लिए उन्होंने बहुत पैसा पंप किया वहाँ पे। टीटीपी को बाकायदा फंडिंग की जाती है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको सेटेलाइट की फैसिलिटी दी जाती है, फिर सेटेलाइट फोन्स उनको दिए हुए उन्होंने, फिर पाकिस्तान के अंदर टारगेट उनको फिक्स करके बताए जाते हैं। असला जो है अमेरिकन इस्तेमाल होता है और वो असला बड़ा शार्प किस्म का असला है। वहाँ पे आप उनकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन खोल के एक लोकेशन फीड करके और उसको एक कमांड दे सकते हैं और उसके बाद उसी कमांड के ऊपर जाके अटैक हो जाता है।